नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नंद कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं रायबरेली से, हाथ में एक लाल किताब अक्सर लेते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं ये संविधान की किताब है। हाल-फिलहाल वो महाराष्ट्र में एक जगह उसको बाँट भी रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले तो ये लाल रंग ही गलत है। आप इसको अराजक तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा है कि अंदर कोरे कागज़ हैं। तो सर मामला कोरे कागज का है, लाल रंग का है, संविधान का है। आखिर किस बात का विरोध हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जनता को बताएँ। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक बहुत डरी हुई पार्टी है और उनको लगता है कि हमारा काल है तो वो राहुल गांधी है और इसीलिए वो रोज सुबह उठते बैठते राहुल गांधी के खिलाफ जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि किस तरह से वो राहुल गांधी की छवि को, उनके नेतृत्व को, उनकी कांग्रेस पार्टी को कैसे नेस्तनाबूद कर लें। और इसके लिए वो एक बार-बार जिस बात की चर्चा करते हैं, वो ये करते हैं कि राहुल गांधी ने जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था, इंडिया गठबंधन ने जब लड़ा, तो उसकी रणनीति थी कि वो संविधान को आगे रखेंगे और संविधान को इसे आगे रखेंगे क्योंकि संविधान जो है एक ऐसी चीज़ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अगर दुनिया में हिंदुस्तानियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई दस्तावेज है, तो वो भारत का संविधान है। अब ये भारत का संविधान जो है, ये इसकी प्रति है, आप देख रहे होंगे। इसका रंग जो है नीला है। अब इसका पब्लिशर जो छापते हैं, हम भी खरीदते हैं बहुत सारी बार जब भी संविधान की प्रति को, तो उसके अलग-अलग रंग होते हैं। एक छोटा पॉकेट बुक एडिशन अब से नहीं 1992 से चल रहा है और उसका रंग जो है लाल है और वो बड़े आराम से आपकी कोट की जेब में आ जाता है। उसके पन्नों पर जो है गोल्डन रंग का कलर है और उसको पढ़ते हैं तो हमें उसे जैसे रेडी रेकनर होता है, उसकी तरह आप पढ़ सकते हैं। होता वो संविधान का अक्षरशः छोटा प्रिंट है। अब चूँकि उसका रंग लाल है, तो लाल रंग से भारतीय जनता पार्टी किसकी याद आती है? जो लोग जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, जो 60 के दशक के बाद पैदा हुए हैं और 90 से पहले पैदा हुए, वो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक माओ त्से-तुंग चीन के जो राष्ट्रपति थे, जिनके जो महानायक थे, उन्होंने अपनी 200 उक्तियों की, सूक्तियों की एक किताब निकाली थी और उसका नाम था लिटिल रेड बुक और उसे आम बोलचाल की भाषा में लाल किताब कहा जाता है। और लाल किताब लेकर सारे कम्युनिस्ट हिंदुस्तान में उसे लेकर घूमते थे और हिंदुस्तान में एक समय में वो लाल किताब प्रतिबंधित थी। जिस आदमी के पास लाल किताब होती थी, उसको सीआईडी जब रिपोर्ट देती थी, तो ये मानती थी कि ये आदमी जो है नौकरी करने योग्य नहीं है, ये वामपंथ चरमपंथियों से संबंध रखता है और इसलिए इसको सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाए। और उस समय एक दूसरा और आदेश था, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले आज भूल रहे हैं, वो ये था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में भाग नहीं ले सकता। एक ऑफिस ऑर्डर था, जीओ जिसे बोलते हैं और उसमें ये लिखा था कि जो भी व्यक्ति आरएसएस की शाखा में भाग लेगा, वो सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और ये जीओ अभी 2 साल पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापस लिया है। तो होता क्या है कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी बुद्धि जो है बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। दुनिया में एक जीव होता है जिसको हम बोलते हैं कोआला। कोआला जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव है और कोआला के बारे में क्या कहा जाता है, दुनिया में अगर सबसे छोटा दिमाग किसी का है, वो कोआला का है। कोआला का आकार जो है हमारे यहाँ के जो बंदर होते हैं उसकी तरह का होता है और कोआला के साथ एक बात होती है कि उसका जो दिमाग होता है वो अखरोट की जो गिरी होती है, उसकी जो आधा हिस्सा होता है उसके बराबर। तो कोआला में एक बड़ी बुराई या एक अच्छाई या उसका एक चरित्र है कि वो बड़ा सुस्त होता है। दिन में 22 घंटे सोता रहता है और कई बार तो होता है जैसे एक डाल से वो दूसरी डाल पर जा रहा है, तो एक हाथ और एक टाँग उसकी एक डाल पर है, दूसरा हाथ दूसरी डाल के लिए बढ़ा हुआ है और वो तब सो जाता है।
अधर में सोना जिसे कहते हैं। और इसीलिए उसको ग्वाला इसलिए माना जाता है, उसको बड़ा बच्चे लोग प्यार करते हैं कि बड़ा मूर्ख किस्म का जानवर है। मूर्ख गधा भी होता है कई बार बच्चों में कहा जाता है ना, तो उसका भी बड़ा प्यार है। अब तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने, डेमोक्रेट्स ने अपना जो चुनाव चिन्ह है, वो गधे को रखा हुआ है। तो जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी बुद्धि भी ग्वाला की तरह है, विकसित नहीं हो पा रही। तो इन्हें लगता है कि जो 1964, 65, 66 में जो रेड बुक थी, लाल किताब, उससे ये डरते थे आरएसएस वाले कि ये वामपंथियों की गीता है। ये उसे पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं और उसमें माओ ने 200 उक्तियों में बताया कि कैसे जनता को इकट्ठा करना है, कैसे जनयुद्ध करना है, कैसे अपना ढांचा बनाना है, कैसे अपने वर्ग शत्रुओं को पहचानना है, कैसे वर्ग शत्रुओं से लड़ाई लड़नी है, कैसे वर्ग शत्रुओं को पराजित करना है, कैसे आपको कम्युनिज़्म या माओवाद की स्थापना करनी है। हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों के एक वर्ग को माओवादी भी कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, रोज़ ये कहते हैं कि हम माओवादियों को, चरमपंथियों को, नक्सलियों को, अर्बन नक्सलियों को खत्म कर देंगे। तो एक तरह से इनके दिमाग में लाल रंग को देखकर जैसे सांड जो है ना भड़क जाए, ऐसे लाल किताब को देख के आरएसएस के लोग भड़क जाते हैं। और भड़क जाते हैं और समझते हैं ये जो लोग हैं, जो भी लाल किताब रखते हैं, ये चरमपंथी हैं, ये अल्ट्रा एक्टिविस्ट हैं। तो अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने लाल किताब को दिखाकर कहा, वही पुरानी टोन एंड टेनर है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थी। उसमें उन्होंने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, संविधान को आदर्श पुस्तक बनाना है, संविधान के दिखाए मार्ग पर चलना है, संविधान के हिसाब से लोगों के हितों की रक्षा करनी है। और वो लाल किताब दिखाते हैं। अब आपको याद होगा पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे लाल किताब दिखाते हैं। और जो इनके पुराने मंत्री थे, अब जो है मंत्री नहीं रहे, ठाकुर जी, जो कहते थे गोली मारो सालों को। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी लाल किताब लेके आ जाते हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि इस लाल किताब में पेज कितने हैं। अब ये जो किताब है मेरे पास, इसमें पेज कितने हैं? अगर इसे छोटा संस्करण छापेंगे तो पेज इसके कुछ और हो जाएँगे, छोटे-बड़े से हो सकते हैं। अगर आप बहुत मोटे प्रिंट में छापेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाएँगे। तो आप समझिए किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पढ़ने की ज़हमत नहीं उठाई कि वो कहते हैं जी इसमें पेज बताओ कितने हैं। मैंने तब भी कहा था भई इसमें बताओ उद्धरण कितने हैं? गीता की किताब लेके कोई कहे कि पेज बताओ इसमें कितने हैं, रामायण लेके बताओ जी कितने पेज हैं। तो भई पूछो रामायण में कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं? अयोध्या कांड है, उत्तरकांड है, बाल कांड है, ये होगा ना। जैसे आप मान लीजिए गीता पढ़ेंगे तो गीता में पूछेंगे कितने अध्याय हैं? ये नहीं कहेंगे इसका वजन कितना है, इसमें पेज कितने हैं। लेकिन मूर्खों की तरह ये ऐसे सवाल करते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे एक सवाल करूँ कि आप जो है ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं तो बताओ उसका वजन कितना है? अब ऐश्वर्या राय को आप लोगों ने कोई गोद में थोड़ी उठाया है, जो उसका वज़न बता देंगे। या महात्मा गांधी का वज़न बताओ, महात्मा गांधी जी की आप पूजा करते हो तो। या कोई कहे जी बुद्ध की पूजा बताओ, बुद्ध का वज़न कितना है? तो ये बेसिकली मूर्ख हैं, ये बनिए हैं और बनियों का एक स्वभाव होता है कि उसे वो चीज़ पसंद होती है जो भारी हो। तराजू में बड़ी भारी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि चलो सामान तो भर गया। तो इसलिए अगर किसी बनिए से पूछो कि भई तू सोने की सुई लेना पसंद करेगा या भूस से भरी हुई बैलगाड़ी, तो वो कहेगा मुझे जो है भूस से बड़ी बैलगाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसीलिए कहावत है कि अकल बड़ी कि भैंस, तो ज़्यादा लोग कहते हैं भैंस बड़ी होती है क्योंकि दिखती है, सींग भी मारती है, दूध भी देती है। अकल तो दिखती नहीं, ना कुछ होती है और होती भी नहीं कई लोगों के पास। तो भारतीय जनता पार्टी एक विवाद खड़ा करना चाहती है संविधान को लेकर और वो संविधान की आलोचना के लिए उनको बचपन से जो इनकी शाखा होती है, जो इनका वहाँ पर बौद्धिक होता है, बौद्धिक बोलते हैं उसे, कि नागपुर से एक भाषण का टेप आता है और उस टेप को बाकी सारे लोग पढ़ते रहते हैं। और इसीलिए आरएसएस में एक कहावत है, सूचना आई है, सोचना बंद कर दो। मैसेज आ गया है, अब दिमाग का इस्तेमाल मत करो। इसको धो पोंछ के जो है बंदूक में रख दो, संदूक में रख दो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो आदेश आया है उसका पालन करना है। तो आरएसएस के लोग संविधान को लेकर डरे रहते हैं। डरे से रहते पढ़ना पड़ेगा। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पढ़ेंगे।
बहुपार्टी होता है ना आदमी, कि एक चीज को आप रोज पढ़ते हैं। हमारा वकीलों का काम क्या होता है, एक लाइन को ही, आईपीसी की धारा 302 में मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, उसको सारे वकील सारी अदालतों में पढ़ रहे हैं हर मर्डर केस में। नहीं तो कोई भी कहेगा भाई मर्डर क्या है, जिस आदमी ने किया और छुरा उठाया और मार दिया, तो फिर उठेगा छुरा कैसा था, मिट्टी का था, छुरा जो है बर्फ का था, छुरा जो है लोहे का था, छुरा जो है पीतल का था, कौन सा छुरा था। तो इसी पे तो बहस होती है, लेकिन बहस से लोग डरते हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए। और अब कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा कौन करता है, देवेंद्र फडणवीस का कहना है सबसे ज्यादा संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी देश के जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने संविधान को बदलने के लिए एस वेंकट चलैया, जो भूतपूर्व उस समय के देश के प्रधान न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उसका काम था कि संविधान में कैसे संशोधन करके उसका रिव्यू किया जाए। ये और बात है कि उनकी सरकार माइनॉरिटी की सरकार थी, उस समय गिर गई थी, तो वो रिव्यू की जो रिपोर्ट है वो दस्तावेजों में दबकर रह गई, उस पे पालन नहीं हुआ। और वर्किंग कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रिव्यू करने की घोषणा की, अब इस संविधान की किताब का अगर आप कहो कि मैं रिव्यू करूँगा, तो आप समझ लीजिए कि आप इस संविधान में आस्था नहीं रखते, आपने पढ़ा भी नहीं। तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस, ये लगातार कहते हैं कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को लगातार बदलते रहते हैं। 370 की से हटाई, 35 ए की से हटाई। अगर ये कहो जी आपने हटा दी तो ये इनके आग बबूले हो जाते हैं, कि ये तो हमने राष्ट्र हित में हटाई। तो संविधान की, मैं नहीं कहता कि संविधान में परिवर्तन नहीं होता, संशोधन होते हैं। और भारत के संविधान में तो इतने ज़्यादा संशोधन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा को आप भंग कर देते हैं और 6 महीने में वहाँ पर चुनाव नहीं होते, तो वहाँ का बजट पास करने में और वहाँ की भंग विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। 124 संविधान संशोधन विधेयक में 48 संविधान संशोधन विधेयक तो इसलिए आए हैं क्योंकि उन राज्यों में वहाँ की विधानसभा का स्वरूप बदल दिया गया। मोदी जी नहीं लाए। मोदी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राज्य बनेगा, उसके फिर उन्होंने कहा 2 हिस्से करेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, एक लद्दाख बनेगा, तो ये भी तो संशोधन किया। 5 साल तक आपने वहाँ चुनाव नहीं होने दिए और जब चुनाव नहीं होने दिए तो आपने वहाँ पे संविधान संशोधन किए। तो ये कहते हैं जी कांग्रेस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सुई कहे छलनी से तेरे पिछवाड़े में छेद, या छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। अब कौन-सी बात ठीक है ये आप सोचना। ये मैंने एक बात की है, रात भर आप सोच सकते हैं, दिन भर सोच सकते हैं। तो संविधान को बदलने की चर्चा सबसे पहले किसने की? पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने की और फिर बीजेपी में सबसे पहले साक्षी महाराज ने 10 साल पहले कहा कि मोदी जी आएँगे तो आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। ये किसने कहा? साक्षी महाराज ने कहा, इनके ही सांसद थे। फिर किसने कहा? फिर जो है अनंत कुमार हेगड़े, जो कि कर्नाटक के हैं, पहले मंत्री भी थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उन्होंने कहा हम संविधान को बदल देंगे। फिर लल्लू सिंह ने कहा, अयोध्या के सांसद थे, कि मोदी जी की 400 सीटें आएँगी और मोदी जी संविधान को बदल देंगे। और उसके बाद तो लाइन लग गई। सबने कहा संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तोते की तरह रोज़ बोलते थे संविधान बदल देंगे, 400 सीटें आनी चाहिए। और मोदी जी ने तो पहले ही तैयारी कर रखी थी। आपको याद है, आपने कभी सुना है कि भई कोई आदमी कहे कि मैं 4 जून के बाद जो है 100 दिन में ये काम करूँगा। मोदी जी आज तक वो नक्शा नहीं दे पाए हैं। जो रोड मैप उन्होंने बनाया था 100 दिन में हमारी सरकार आएगी तो हमें ये काम करना है, और ये मोदी जी ने कब कहा? जब वो चुनाव लड़ रहे थे। तो 100 दिन तो आप जोड़ लीजिए कि जून से जुलाई हो गई, जुलाई से अगस्त हो गए, अगस्त से सितंबर हो गई, सितंबर की 30 तारीख आज निकल गई। अब उससे तो और ज़्यादा दिन हो गए। मोदी जी ने रोड मैप नहीं दे पाए वो। वो इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि संविधान को बदलने का उनका जो मामला था, वो उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था।
पहले ही उन्होंने जो है देश के भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बना दी थी कि हमें एक देश एक चुनाव कराना है। और राष्ट्रपति को कहा भाई तुम जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए, अब तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, पेंशन लेते हो, तुम इसके अध्यक्ष बन जाओ। पहली बार किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति को काम दिया गया। उस राष्ट्रपति ने जो मोदी जी ने कहा टाइप हो क्या है, उन्होंने साइन कर दिया और कहा बहुत बढ़िया, जनाब आली का जो सुझाव है बहुत बढ़िया है, यही होना चाहिए। और पहली बार मैंने एक फोटो देखी, बड़ी विचित्र फोटो है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि भूतपूर्व राष्ट्रपति की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे पहले है, बाप की इज्जत ज्यादा होती है, बेटे की कम होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है कि बाप तो चूंकि अब सत्ता में नहीं है, बेटा सत्ता में है, तो बेटे की हैसियत में भूतपूर्व राष्ट्रपति ने वो रिपोर्ट सौंपी। और उसका मकसद मोदी जी क्या कहते हैं, संविधान इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में एक विशेष सत्र बुलाएंगे 25 नवंबर को। 25 नवंबर को देश के संविधान के जो पहली प्रति है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रति को जब एक्सेप्ट किया गया, उसको अब 75 साल हो जाएंगे। आज हम 7 तारीख में हैं, 18 दिन बाद वो दिन आने वाला है। तो इस संविधान को बदलने के लिए बीजेपी तैयार है, पूरी कोशिश करती रही है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम दलितों के अधिकारों को कुचलने नहीं देंगे, हम गरीब की जो नौकरी है उसको नहीं जाने देंगे। और मोदी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी छोकरी को ले जाएगी। तो लड़ाई अब नौकरी और छोकरी के बीच में है। कांग्रेस कहती है कि हम तुम्हारी नौकरी मजबूत करेंगे, बीजेपी डर दिखाती है कि तुम्हारी छोकरी को ले जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश के जो दलित हैं, देश के जो पिछड़े लोग हैं, देश के जो गरीब लोग हैं, उन सबके इकट्ठा होने से डरी होती है। और डरी होती है तो डरे में ये क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का इन्होंने एक कारखाना लगा रखा है, वो कारखाना नागपुर में है। अब चुनाव भी नागपुर में ही हो रहे हैं। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डर है कि अगर हम महाराष्ट्र हार गए, हमारी पोल खुल गई, तो हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रम्प के जीतने से मोदी जी और बीजेपी डरी हुई है। मोदी जी ने जरूर कहा है बड़े भाई, मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, लेकिन डियर फ्रेंड नहीं है। पहले मोदी जी कहते थे नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार मेरा यार। लेकिन ट्रम्प ने आज तक दूरी बना रखी है। मैंने जब कल कहा कि ट्रम्प ने पनौती मोदी को अपने करीब नहीं आने दिया, तो कम से कम मेरे को 1000 लोगों ने आज फोन करके कहा कि आपने सही बात कही कि ट्रम्प को पता चल गया मोदी जो है पनौती है। अब देखिए, ट्रम्प जानता है मोदी पनौती है, और हमारे देश के भोले लोग बेचारे नहीं समझ पा रहे कि पनौती है। इस आदमी नहीं, की मोदी जी खुद तो सारे चुनाव जीत जाते हैं ना, तो कैसे मान लेंगे? चुनाव जीत जाते नहीं है, चुनाव की जीतने की तिकड़म करते हैं। चुनाव आयोग भ्रष्ट तरीके अपनाता है, सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट तरीके से उनकी समर्थन करती है। और आज के दिन आप समझिए, जो डी वाई चंचूड़ है, कल उनका आखिरी दिन है भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में। उन्होंने जितनी मोदी जी की सेवा की है, जितनी आरएसएस की सेवा की है, उतना तो अगर मोहन भागवत को आप देश का मुख्य प्रधान न्यायाधीश बना देते तो वो भी नहीं कर पाते। सारे मंसूबों को पूरा किया है। भगवा कुर्ता पहन लेना, मंदिर में जाके कहना भगवा ध्वजा लहरा रही है, ये मुझे तिरंगे की याद दिलाती है। यानी चंचूड़ ने वो सारे पाप किए हैं जो कोई स्वयं सेवक आरएसएस का सोच सकता है बस। लेकिन सर इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया और उन्होंने कहा कि ए टू जेड तक के लेकर मैंने लोगों को जमानत दी है। लोग ए उनको टू रोज जेड। नाम याद दिला देते हैं, ए टू जेड में सरजील इमाम कहाँ गायब हो गया, लोग बताते हैं यू से फलाना कहाँ गायब हो गया, सब बता रहे हैं। ये कह के तो पोल खोल रहे हैं अपनी।
और अभी मैं योगी जी बेला को एक त्रिवेदी, योगी सरकार को एक झटका दिया है कि बुलडोजर जो चला है 25 लाख दो, एक पत्रकार का घर तोड़ दिया था। ऐसा है, आदमी कई बार अपने बच्चे को कहता है बेटा 1 करोड़ रुपए तूने जो है चुरा लिए हैं, अब कम से कम 10 रुपए तो दान में दे दे। लेकिन आप समझिए, दान का खाता अलग होता है, पाप का खाता अलग होता है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, कि अगर मैंने 100 पाप किए हैं और मैंने 100 भूखों को खाना खिला दिया है तो मेरा हिसाब बराबर हो। अगर मैंने पाप किए, मैं गंगा चला गया, नहाया आया, तो मेरे पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता। पाप का खाता पाप का रहेगा, पुण्य का खाता पुण्य रहेगा। एंटीडोट नहीं है। हम क्या समझते हैं, उपाय जो हम करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो एंटीडोट है, कि जहर पिला दिया फिर उसके बाद अमृत पी लिया तो बराबर नहीं हो गया। भगवान शंकर के गले में जहर आज भी है, इसीलिए तो उनको नीलकंठ कहते हैं। नहीं तो ये भी हो सकता था भगवान शंकर कहते कि दुष्टों, तुमने मुझे जो है विष तो दे दिया, जो समुद्र मंथन से लिखा, तो मुझे 2 बूंद जो है अमृत भी पिला दो, तो पी के अमर भी हो जाते वो। तो अमृत किसे पिया था? राहु केतु ने पिया था, तो वो तो आज भी अमर है, उनका सर कट गया तब भी वो जिंदा है। भगवान शंकर को ये पता था कि एक चीज की दूसरे से तुलना नहीं हो सकती। ये ऐसे ही कोई आदमी किसी से रेप कर ले और फिर कहे जी मैं अब तेरे को पालूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि भाई तू पाल ले। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रेप करने के बाद कहते हैं मैं लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें जो है अपने पाप की दंड की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और भुगतता है बेचारा। लेकिन हम आम जीवन में सोचते हैं पाप करो, थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। बहुत सारे डाकू होते थे ना, पहले डकैती डालते थे, फिर वो उसका एक हिस्सा जो है काली को या दुर्गा को या जिस देवी को मानते थे उसके मंदिर में जाके चढ़ा देते थे, घंटा लटका देते थे, टन 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 होगा, जितनी बार टन टन होगा उतनी बार हमारे पाप कटते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। जीवन उतना आसान नहीं है कि 2 में से 2 निकाल दिए तो 0 हो गए। आपको 2 का फल भी भुगतना है और 2 के जो पुण्य है वो भी भुगतने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे, और इसीलिए आप समझ लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मैंने सबसे पहले कहा था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ एक बेईमान जज है, और आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है बेईमान जज। अगर इस बात पे जनमत संग्रह करा लें आप, वकीलों में करा लें, जनता में करा लें कि क्या डी.वाई. चंद्रचूड़ एक ईमानदार जज है, सारे लोग हमें कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। इससे ज़्यादा बेईमान जज नहीं है। और अब तो 44 पेजों की कैरेवान मैगज़ीन ने करतूतें छापी हैं। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि ये जो संविधान की लाल किताब के रंग को लेकर राहुल गांधी पे लाल, पीले, नीले ढीले हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि इन्हें पता है कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता इनके तमाचों से इनके गाल लाल कर देगी दोनों तरफ, कि तुम इतने झूठे, बेईमान, मक्कार आदमी हो। और जब किसी की आप लाल रंग से पिटाई करते हैं, गाल लाल कर देते हैं, हनुमान बना देते हैं उसको, तो वो लाल रंग जो है वो काला हो जाता है। तो इनके चेहरे काले 25 नवंबर को आप संसद में देख लेना। मैं आपको दावे से कहता हूँ, सबके चेहरे काले नज़र आएँगे। टीवी खोलना और संसद की कार्रवाई देखना, और तब देखना किसके चेहरे पे लाली है और किसके चेहरे पे काली है। शुक्रिया सर, कुछ सवाल ले लेते हैं। शमीम एजाज पूछ रहे हैं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस के केस का फाइनल जजमेंट आने वाला, आपके पास कोई अपडेट है इसका? देखिए, ये हमें एक बंदिश है कि जो जजमेंट आने वाला होता है, उसके बारे में आपको राय नहीं देनी चाहिए। ये अदालत की अवमानना होती है। लेकिन जो मैंने ढांचा खड़ा किया है, आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन क्या खाक मुसलमान होंगे? तो आप समझ लीजिए कि डी.वाई. चंद्रचूड़ का जो आपने 1, 2, 3, 4 चलते 99 तक आ गए हैं, कल वो 100वां कदम चलेंगे, तो उसमें ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। जो अगर हाथ में आप बिच्छू पकड़ लें, तो बिच्छू आपको काटेगा ज़रूर। ये और बात है कि आपको बाद में पता चले कि इसने कहाँ डंका। शुक्रिया सर, शुक्रिया शमीम भाई देखने के लिए। अफसाना जी आपका शुक्रिया। रफ़त मसूद भाई पत्रकार हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपने कई बार कहा है, वहाँ से नंबर मिल जाएगा आपको हमारा। और आप बाकी आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।